जब भी कोई जनादेश आता है तो उसके बाद कई चीजें बदल जाती हैं। जनादेश में इतनी ताकत होती है कि जो स्वर तब तक दबे हुए होते हैं जब आप मजबूत होते हैं, लेकिन वही जनादेश जब आपके पक्ष में नहीं आता या उस जनादेश में जब आप कमजोर होते हैं तो वो स्वर भी कहीं ना कहीं उठने लगते हैं, यानी कि आपके खिलाफ ही उठने लगते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 2024 का जो जनादेश आया उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी से थोड़ी दूर रह गई, यानी कि सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है लेकिन उस सरकार में अब गठबंधन का अहम रोल है। और उसके बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, या यूं कहें कि केंद्र नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक में इसकी चर्चा हुई, इसको लेकर अलग अलग बातें हुई। अब जो बात हम कह रहे हैं वो बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा बीजेपी की दूसरे टर्म की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और तीसरे टर्म की सरकार जो है केंद्र में चल रही है। पहले के कार्यकाल में इस तरीके की कोई चीज नहीं थी, या यूं कहें कि 4 जून 2024 के पहले, जिस दिन नतीजे आए 2024 लोकसभा चुनाव के, उसके पहले तक ये स्थिति नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सरकार की नीतियों को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर, पार्टी के फैसलों को लेकर या सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल उठाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं हैं, बल्कि खुद ही पार्टी के विधायक और सांसद हैं, यानी कि पार्टी के सदस्य हैं। आखिर ये क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब जनादेश आता है तो उस जनादेश के बाद कई चीजें बदल जाती हैं। ये वही बदलाव है। सीधे शुरू करते हैं केंद्र से। अभी कुछ दिन पहले जो है निर्मला सीतारमण ने, बजट सत्र चल रहा है और जो है बजट पेश जब किया था तो उसमें एक चीज थी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसमें जो उसके जो भी मुनाफे होंगे उसमें जीएसटी लगाई जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर जीएसटी लगेगी। अब इसको लेकर जो है नितिन गडकरी, एक कद्दावर नेता है, कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार में, उन्होंने ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ तौर पे कहा है कि इसको जो जीएसटी लगाई गई है, इस जीएसटी को हटाने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए और प्राथमिकता से करना चाहिए। जो पत्र लिखा है नितिन गडकरी ने, उसमें हम बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अभी लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% के दर से जीएसटी लगता है। और इसके बाबत उन्होंने निर्मला सीतारमण को जो लिखा है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अभी बीमा कंपनियों पर टैक्स का बोझ ज्यादा है, लेकिन अगर टैक्स कम हुआ तो बीमा कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होगा और तो और महत्वपूर्ण बीमा उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र मंत्री ने यह भी लिखा है कि डिविजनल एलआईसी एलुमनाइज के यूनियन ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को उठाने की बात कही थी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि ये तो नितिन गडकरी हैं, चलिए इनको ज्ञापन मिला और इन्होंने जो है इसका मुद्दा उठाया। लेकिन ये पहली बार है जबकि किसी सरकार के फैसले पर, यानी कि किसी कोई ऐसा विधेयक या जो फैसला है जो सदन में जिसको पेश किया गया है उस पर जो है ये सवाल उठाया गया है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पेश किया। इसमें कई प्रावधान हैं और इसको विधानसभा में पास भी करा लिया गया है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने जरूर सरकार पर हमला बोला और इस पर पुनर्विचार करने की बात की, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही 2 विधायकों ने सदन में ही इसको लेकर इसमें बदलाव की मांग कर दी और इस पे जो है पुनर्विचार की बात कर दी। कौन है वो 2 विधायक? तो एक जो 2017 में योगी सरकार थी उसमें कद्दावर मंत्री थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, एक सिद्धार्थ नाथ सिंह है, और दूसरे विधायक हैं जो जिन्होंने इस पे जो है आवाज उठाई है, उनका नाम है हर्षवर्धन वाजपेयी। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पे ये जो नजूल विधेयक जो पेश किया गया, इस पे आपत्ति उठाते हुए सीधे तौर पे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि नजूल भूमि के पट्टे की समय सीमा खत्म होने के बाद उसे सरकार वापस करेगा, यानी कि सरकार को उसको वापस करना होगा। और इसी विधेयक के मुताबिक सरकार नजूल भूमि को अब पट्टे पर नहीं देगी। तो इसमें जो है सीधे तौर पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि इसमें जो जिनके पास पट्टा है उसके नवीनीकरण की जो है इसमें प्रावधान हो, पहले उसकी बात की जाए, उसके बाद इस विधेयक में जो है उस पर विचार किया जाए। वहीं हर्षवर्धन वाजपेयी भी हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी ने सीधे तौर पर इस पे
केवल पुनर्विचार की बात नहीं की है, बल्कि सीधे तौर पे इस फैसले पे उंगली उठाई है। हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा है कि मोदी सरकार लोगों को आवाज दे रही है और आप लोगों को बेघर करने के लिए कानून बना रहे हैं। अधिकारियों से गलत फीडबैक के आधार पर आप सच्चाई मानकर लोगों का घर गिराने जा रहे हैं। हर्षवर्धन यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने आगे कहा कि लोग 100-100 साल से जहां रह रहे हैं उनको आप वहां से हटाने के लिए कानून बना रहे हैं। इस दौरान हर्षवर्धन वाजपेयी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बोलने से जब रोकना चाहा तो सपा विधायकों ने विरोध कर दिया। यानी कि हर्षवर्धन वाजपेयी बीजेपी के विधायक है, उनको समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी और विपक्ष के विधायकों का भी साथ मिला। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से नजूल की जमीन पर रह रहे हैं उनके पक्ष में लीज का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ ने यह भी कहा कि बिना परमिशन रहने वाले लोगों को हटाने से पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जिस तरीके से 2024 का जनादेश आया, उसके पहले हमने देखा कि कितनी उठापटक मची उत्तर प्रदेश भाजपा में, संगठन वर्सेस सरकार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो है मनमुटाव की खबरें आई, खेमेबंदी तक की खबरें आई। और अब जैसे जिस तरीके से सदन में, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों जगह सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई के बीच में अगर बीजेपी विधायक या बीजेपी सांसद इस तरीके की बातें करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका मैसेज बढ़ा जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगातार भ्रष्टाचार और जो थानों पे और जो लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार व्याप्त है सरकार में, उसको उजागर किया था। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि आखिर ये उत्तर प्रदेश भाजपा या पूरे भाजपा में चल क्या रहा है। तो जाहिर तौर पे नतीजों के बाद कई समीकरण बदले हैं और उसमें अब धीरे धीरे भाजपा के अंदर भी विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो इसको किस तरीके से टैकल करता है। फिलहाल आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।